ये तो देखो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई जाती है, जैसे कि हम सूर्य की इमेज बना रहे हैं, चंद्रमा की इमेज बना रहे हैं या मंगल ग्रह की इमेज बना रहे हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम अवतल दर्पण या उत्तल लेंस की सहायता से बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, इन सब की इमेज बनाते हैं। तो देखो ये तो हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, मतलब ऑब्जेक्ट अनंत पर हो, तो उस केस में इमेज फोकस पर बनती है, वास्तविक बनती है और बहुत छोटी बनती है, मतलब बिंदुवत बनती है। लेकिन बिंदुवत में भी कुछ न कुछ तो आकार होगा ना, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, कुछ न कुछ आकार होगा। बस अब बिंदुवत में भी आकार कितना होगा वो देखना है। ये तो अब इस बिंदु का भी ऑपरेशन करते हैं। मतलब इमेज बिंदुवत तो बनती है, लेकिन बिंदुवत में भी कुछ न कुछ तो आकार होगा। तो अब बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनाए तो उसकी ऊंचाई या क्रॉस सेक्शन व्यास कितना होगा वो देखते हैं, है ना? तो इसको समझने के लिए एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे इस बार हम अवतल दर्पण की सहायता से सूर्य की इमेज बना रहे हैं, है ना? सूर्य तो बहुत दूर होता है। तो वही अवतल दर्पण की सहायता से हम सूर्य की इमेज बना रहे हैं जो बहुत ही दूर है। फिर तो हमको दे रखा है कि सूर्य का व्यास 3 × 10⁶ मीटर है, जिसको डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ। और सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी तो बहुत ही ज्यादा है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो हमको 6 × 10⁹ मीटर दे रखी है, उसको आर ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ये तो ध्यान रखना कि इस बार अवतल दर्पण की सहायता से सूर्य की इमेज बना रहे हैं। सूर्य का व्यास हमको इतना दे रखा है, उसको डायमीटर ऑफ इमेज, और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है उसको वो इतनी दे रखी है, उसको आर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है? तो बस इस सूर्य की इमेज हम किसी बड़े से अवतल दर्पण की सहायता से बना रहे हैं। तो हमको दे रखा है कि इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 मीटर है, तो ऑब्वियसली फोकस दूरी 10 मीटर होगी ना। बस इस अवतल दर्पण की सहायता से सूर्य की इमेज बना रहे हैं। बस हमको देखना है कि इस बार सूर्य की जो इमेज बनाएंगे उसकी ऊंचाई कितनी होगी वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वही बड़ा सा अवतल दर्पण है, इससे हम सूर्य की इमेज बना रहे हैं, है ना? बस तुम कॉमन सेंस से बताओ। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि सूर्य बहुत ही दूर है, मतलब लगभग अनंत पर है। हमको पता है कि सूर्य बहुत दूर है, मतलब लगभग अनंत पर है। बस सूर्य या ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा तो उस केस में इमेज फोकस पर बनेगी, है ना? यही पढ़ा था कि सूर्य बहुत दूर है, अनंत पर है, तो उस केस में इमेज फोकस पर बनती है, वास्तविक बनती है और बिंदुवत बनती है। लेकिन बिंदुवत में भी कुछ न कुछ तो आकार होगा ना, तो बिंदुवत में भी आकार कितना होगा वो हमको देखना है, ठीक है? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने की स्किल होती है, ठीक है? ये देखो सबसे पहले, है ना? सबसे पहले तुम बताओ कि सूर्य बहुत दूर है, मतलब लगभग अनंत पर है, तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, मतलब इमेज फोकस के बराबर दूरी पर बनेगी। या तो पहली चीज बोल सकते हैं कि सूर्य बहुत दूर है, मतलब लगभग अनंत पर है। तो उस केस में इमेज फोकस पर बनेगी, मतलब फोकस के बराबर दूरी पर बनेगी। उसके बारे में हमको पता है कि इमेज वास्तविक होगी, बहुत छोटी होगी, मतलब बिंदुवत होगी, लेकिन बिंदुवत में भी कुछ न कुछ तो आकार होगा ना। वैसे तो बिंदुवत होगी, चित्र में तो थोड़ा बड़ा करके बनाया है। बस इमेज फोकस के बराबर दूरी पर बनेगी, वास्तविक बनेगी और बिंदुवत बनेगी, लेकिन बिंदुवत में भी कुछ न कुछ तो आकार होगा ना। तो बस हमको देखना है कि इस बार इमेज बिंदुवत तो बनेगी, लेकिन बिंदुवत का भी आकार क्या होगा, मतलब इमेज का व्यास कितना होगा वो देखना है। तो देखो मैंने तुमको क्लियरली, है ना, मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि कभी भी इमेज की ऊंचाई देखनी हो, इमेज का आकार देखना हो, तो उसके लिए स्किल होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट या सूर्य के शीट से निकलने वाली वो किरण देखते हैं जो दर्पण के ध्रुव से टकरा रही है। तो ये ध्यान रखना कि इमेज का व्यास देखने की स्किल होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट या सूर्य के शीट्स, है ना, ऑब्जेक्ट या सूर्य के शीट से निकलने वाली वो किरण देखते हैं जो दर्पण के ध्रुव से टकरा रही है। और तुम बताओ कि जो किरण दर्पण के ध्रुव से टकराएगी वो किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। है तो बस ये करते हैं कि सूर्य की शीट से निकलने वाली वो किरण बनाते हैं जो दर्पण के ध्रुव से टकरा रही है, तो वो किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। और तुम कॉमन सेंस से बताओ कि ये किरण ऑब्जेक्ट के शीट से होकर के आ रही है, तो ऑब्वियसली इमेज के शीट से भी गुजरेगी।
है ना? ये किरण ऑब्जेक्ट की शीट से होकर के आ रही है तो ऑब्वियसली इमेज की शीट से भी गुजरेगी। बस इमेज का व्यास कितना होगा वो देखना है। तब तो तुम समझ गए होंगे कि अब हम क्या करेंगे सिंपली इस आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएँगे। बस आपतित किरण से तो समकोण त्रिभुज ये वाला बन गया और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज ये वाला बन गया। अब तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि आपतित और परावर्तित किरण से जो समकोण त्रिभुज बने वो समरूप तो जरूर होंगे। तुम देख सकते हो कि बताओ ये कोण आई और ये भी कोण आई है, ये कोण बराबर है, ये 90 और ये भी 90 ये भी बराबर है, दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। मतलब बिंदास बोल सकते हैं कि आपतित और परावर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएंगे वो समरूप जरूर होंगे। और बताओ समरूप होंगे मतलब भुजाएं समान अनुपात में होंगी। मतलब इसकी y वाली भुजा अपन इसकी y वाली भुजा बराबर इसकी x वाली भुजा अपन इसकी x वाली भुजा। या परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि इमेज का व्यास अपन ऑब्जेक्ट का व्यास बराबर इमेज की दूरी अपन ऑब्जेक्ट की दूरी। ये तो ये बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे मतलब भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि इमेज का व्यास अपन ऑब्जेक्ट का व्यास बराबर इमेज की दूरी अपन ऑब्जेक्ट की दूरी। तो तक इमेज का व्यास तो निकालना है, उसको डायमीटर ऑफ इमेज बोल देते हैं। अपन ऑब्जेक्ट का व्यास डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर इमेज की दूरी। तो इमेज तो फोकस के बराबर दूरी पर बन रही है तो इमेज की दूरी कितनी होगी एफ। अपन ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है आर ऑब्जेक्ट। बस इससे हम इमेज का व्यास निकाल सकते हैं ना। इमेज का व्यास कितना हो गया एफ अपन आर ऑब्जेक्ट इंटू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। बस मान रख देते हैं तो इमेज का व्यास एफ। तो एफ इसकी फोकस दूरी 10 मीटर। अपन आर ऑब्जेक्ट क्या होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब सूर्य का व्यास 3 इंटू 10 की पावर 6। इसको सॉल्व कर लोगे ना फिर तो इसको सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास कितना आएगा ये सॉल्व करेंगे तो है ना। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हाफ। सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर मतलब 5 मिलीमीटर बोल सकते हैं। बस सूर्य की इमेज बिंदुवत बनेगी लेकिन बिंदुवत में भी उसकी उसका क्रॉस सेक्शन व्यास 5 मिलीमीटर होगा। ये तो तुम याद करके बताओ कि किरण चित्र वाले पार्ट में मैंने बताया था है ना। याद कर बताओ कि किरण चित्र वाले पार्ट में मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो मतलब अनंत पर हो तो उस केस में इमेज फोकस पर बनती है। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मतलब अनंत पर हो तो उस केस में इमेज फोकस पर बनती है वास्तविक बनती है और बिंदुवत बनती है। लेकिन बिंदुवत में भी जो आकार होगा उसको आगे पढ़ेंगे। तो अब इस बिंदुवत में भी आकार कितना होगा उसको देख लिया। राइट थिंग एट राइट टाइम। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमने अवतल दर्पण के लिए किया। बाकी अवतल दर्पण का भाई कौन होता है उत्तल लेंस। तो तुम यही क्वेश्चन उत्तल लेंस के लिए भी कर सकते हो। सेम वही का वही आएगा ठीक है। तो इसमें जगह कम थी इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख पाया था है ना। इसमें मैंने प्रॉपर क्वेश्चन भी लिख दिया है ठीक है ना। तो सेम वही क्वेश्चन है ना। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार सूर्य की इमेज बनाने के लिए हमने अवतल दर्पण की जगह उसके भाई उत्तल लेंस का यूज किया है ना। तो हमको दे रखा है कि इस बार सूर्य की इमेज बनाने के लिए अवतल दर्पण का जो भाई होता है उत्तल लेंस उसका यूज किया है। इसकी भी वही फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी आर ऑब्जेक्ट जो इतनी दे रखी है और सूर्य का व्यास डी ऑब्जेक्ट है वो इतना दे रखा है ठीक है। तो बस हमको देखना है कि इस बार भी सूर्य की जो इमेज बनेगी उसका व्यास कितना होगा वो देखना है। सेम वही क्वेश्चन है ना। स्टार्ट करते हैं ठीक है। वो इस बार अवतल दर्पण की जगह ये 10 मीटर है सॉरी। अवतल दर्पण की जगह 10 मीटर फोकस दूरी का बड़ा सा उत्तल लेंस भी यूज किया है और उससे भी हम सूर्य की इमेज बना रहे हैं। ये सूर्य की व्यास हमको इतना दे रखा है और सूर्य की पृथ्वी से दूरी बहुत ही ज्यादा है। तो बस है ना हमको पहले ही हमको अच्छे से पता है कि बता इस बार भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मतलब अनंत पर है। फिर वही ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी वास्तविक बनेगी और बहुत छोटी बनेगी मतलब बिंदुवत बनेगी। लेकिन बिंदुवत में भी कुछ ना कुछ आकार होगा ना। कितना होगा वो देखना है बस। यहाँ भी वैसे ही करेंगे फिर बस वही अपना तरीका कि बताओ इस बार सूर्य ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मतलब लगभग अनंत पर है तो उस केस में इमेज फोकस पर बनेगी है ना। तो सूर्य बहुत दूर है अनंत पर है तो उस केस में इमेज फोकस पर बनेगी वास्तविक बनेगी और बहुत छोटी बनेगी मतलब बिंदुवत बनेगी। लेकिन बिंदुवत में भी कुछ ना कुछ तो आकार होगा ना। बस हमको देखना है कि बिंदुवत में भी कुछ ना कुछ आकार होगा तो इमेज का व्यास कितना होगा वो देखना है।
तो चलो इमेज के व्यास को डायमीटर ऑफ इमेज बोल लेते हैं। बस वही तरीका है कि इमेज का व्यास देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट या सूर्य की शीट से निकलने वाली वो किरण देखेंगे जो लेंस के ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है। और ध्यान रखना कि दर्पण के केस में तो किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर परावर्तित होती थी, लेकिन लेंस के केस में किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर अपवर्तित हो जाएगी। ये ध्यान रखना, एक गोलीय दर्पण से जैसा परावर्तन होता है लेंस से वैसा ही अपवर्तन होता है। बस ऑब्जेक्ट के शीट से आने वाली वो किरण जो लेंस के ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र से गुजरी उसको देखते हैं, तो वो किरण मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर अपवर्तित हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि ये किरण बिना मुड़े बिल्कुल सीधी की सीधी चली आएगी। और तुम बताओ कि ये किरण ऑब्जेक्ट के शीट से होकर के आ रही है तो ऑब्वियसली इमेज के शीट से भी गुजरेगी। बस इमेज का व्यास देखना है, बस वही तरीका कि आपतित और अपवर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आपतित किरण से समकोण त्रिभुज ये बन गया और अपवर्तित किरण से समकोण त्रिभुज ये बन गया। कहने की जरूरत नहीं है कि इस बार भी आपतित और अपवर्तित किरण से समकोण त्रिभुज बनेंगे, वो समरूप जरूर होंगे। और समरूप होंगे मतलब भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि इस बार भी इमेज का व्यास अपन ऑब्जेक्ट का व्यास बराबर इमेज की दूरी अपन ऑब्जेक्ट की दूरी। बस तुम बताओ कि इमेज का व्यास तो डायमीटर ऑफ इमेज वो निकालना है अपन, ऑब्जेक्ट का व्यास है सूर्य का व्यास डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर इमेज की दूरी। तो इमेज फोकस के बराबर दूरी पर बनेगी, तो इमेज की दूरी f अपन ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी, पृथ्वी और सूर्य की भी दूरी r ऑब्जेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही इमेज का व्यास कितना आ जाएगा, f अपन r ऑब्जेक्ट इंटू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, वही चीज f 10, r ऑब्जेक्ट पृथ्वी और सूर्य की भी दूरी 6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू डी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सूर्य का व्यास तो 3 इंटू 10 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही आएगा 3 मिलीमीटर। तो ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब तुमको मैं क्लियरली वार्न कर रहा हूँ कि अब अगर कभी भी, है ना, क्लियरली वार्न कर रहा हूँ कि अब अगर कभी भी बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज के बारे में पूछे, मतलब सूर्य चंद्रमा इनकी इमेज के बारे में पूछे, तो अब गधों टाइप से चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है ना, और इतना सारा एनालिसिस भी करने की जरूरत नहीं है। ये चित्र अपने दिमाग में ही चल जाना चाहिए। बस याद रखना कि कभी बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने को बोले ना, तो इतनी रामायण बोलने की भी जरूरत नहीं है और चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, चित्र अपने दिमाग में ही चल जाना चाहिए बस। अब अगर एक क्वेश्चन है बस एक लाइन में करेंगे कि बस इमेज का व्यास अपन ऑब्जेक्ट का व्यास बराबर इमेज की दूरी अपन ऑब्जेक्ट की दूरी। इमेज का व्यास डायमीटर ऑफ इमेज अपन ऑब्जेक्ट का व्यास सूर्य का व्यास बराबर इमेज की दूरी फोकस दूरी f के बराबर होगी अपन ऑब्जेक्ट की दूरी r ऑब्जेक्ट। बस इस टाइप से इसको डायरेक्ट करेंगे। हाँ बच्चों देखो, प्रकाश का परावर्तन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम ऑप्टिक के सेकेंड हाफ पे आते हैं। तो अब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। इस अपवर्तन को पारगमन भी बोलते हैं। ठीक है, जो अपवर्तन है इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन और पारगमन है इसको इंग्लिश में ट्रांसमिशन बोलते हैं। है ना, तो अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। अब हम प्रकाश का अपवर्तन या पारगमन इसको पढ़ते हैं, ठीक। वही प्रकाश का अपवर्तन या पारगमन क्या होता है वो तो ऑप्टिक की पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, मैंने कंपैरेटिवली बताया था कि प्रकाश की किरणों को दर्पण जैसी किसी चमकीली सतह पर गिराएं तब तो किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिसको परावर्तन बोलते हैं। लेकिन ये भी बताया था कि प्रकाश की किरणों को अगर पानी या कांच जैसे किसी पारदर्शक वस्तु पर गिराएं तो लगभग सारी की सारी किरणें आर पार निकल जाती हैं, और सारी किरणें जो आर पार निकल जाती हैं उसको पारगमन या अपवर्तन बोलते हैं। तो मैंने ऑप्टिक्स की पहली क्लास में बताया था कि प्रकाश की किरणों को पानी या कांच जैसे किसी पारदर्शक माध्यम पे गिराएं तो लगभग सारी किरणें आर पार निकल जाती हैं, जिसको प्रकाश का पारगमन बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको अपवर्तन बोलते हैं। एक और छोटी चीज बताई थी कि प्रकृति का नियम है कि परावर्तन तो भले 100% हो सकता है लेकिन अपवर्तन 100% नहीं हो सकता। मतलब पानी की किरणों को, सॉरी, प्रकाश की किरणों को पानी या कांच जैसे 100% पारदर्शक वस्तु पर गिराएं तब भी अपवर्तन या पारगमन 100% नहीं हो सकता। मतलब 99% किरणें अपवर्तित हो सकती हैं लेकिन एक आधी परसेंट किरणें परावर्तित जरूर होंगी। तो ये सब हमने पहले देख लिया था, ठीक है। तो चलो
अब इस अपवर्तन या पारगमन को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ऊपर हवा का माध्यम है और नीचे पानी का माध्यम है। अब चलो प्रकाश की किरणों को हवा से पानी की ओर आपतित किया है। तो हमको अच्छे पता है कि पानी पूर्ण पारदर्शक है ना? तो बस प्रकाश की किरणों को पानी पर या पारदर्शक वस्तु पर आपतित किया है तो लगभग सारी की सारी किरणें आर-पार निकल जाएँगी, है ना? और लगभग सारी की सारी किरणें आर-पार निकल जाएँगी, इसी को प्रकाश का पारगमन या अपवर्तन बोलते हैं। हाँ, फिर अब देखते हैं कि प्रकाश की किरणें हवा से पानी में जाएँगी। ये प्रकाश की किरणें चलो, प्रकाश की किरणें तरंगे भी होती है ना, ये भी हमको पता है। ये मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखने पर प्रकाश की किरणें तरंगों के रूप में होती हैं और कौन-सी तरंगे होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो देखते हैं कि प्रकाश की किरणें हवा से पानी में जाएँ, तो प्रकाश की किरणें या प्रकाश की तरंगों की चाल किस टाइप से चेंज होगी? उनकी आवृत्ति किस टाइप से चेंज होगी और उनका तरंग दैर्ध्य किस टाइप से चेंज होगा वो देखते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश की किरणें या प्रकाश की तरंगें अगर हवा से पानी में जाएँ या किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाएँ तो प्रकाश की चाल किस टाइप से चेंज होती है वो देखते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना कि प्रकाश की तरंग ध्यान रखना कि प्रकाश की किरणें या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का हवा या निर्वात में तो वेग अधिकतम होता है ना? मैंने बताया था वेव ऑप्टिक्स में ही बताया था। तो ध्यान रखना है ना? कि प्रकाश की किरणें या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का हवा या निर्वात में तो इनकी चाल अधिकतम होती है। ठीक है? और ध्यान रखना कि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के अनुसार प्रकाश की किरणें हवा या निर्वात में गति करें तब तो इनकी चाल अधिकतम होती है और कितनी होती है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकीयशीलता और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है ना? ध्यान रखना कि ऑप्टिक्स में हवा और निर्वात को लगभग एक जैसा ही मानते हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ध्यान रखना कि प्रकाश की किरणें या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का हवा या निर्वात में इनकी चाल अधिकतम होती है और कितनी होती है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकीयशीलता और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। और इन सब का मान रखते हैं तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आती है जिसको सी नॉट बोलते हैं। फिर आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि प्रकाश की हवा या निर्वात में तो चाल अधिकतम होती है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, मतलब 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है और हवा या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है उसको सी नॉट बोलते हैं। लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि प्रकाश की किरणें अब मान लेते हैं कि प्रकाश की किरणें पानी या कांच जैसे किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में गति कर रही हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना कि प्रकाश की किरणें अगर पानी या कांच जैसे किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में गति करें, तो प्रकाश की चाल घट जाएगी। और ध्यान रखना कि प्रकाश की किरणें किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में गति करें, तो अब प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी 1/रूट म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यानी मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में बताया था कि कभी भी कोई अन्य माध्यम हो तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट म्यू आर आ जाता है और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाता है। तो ध्यान रखना कि प्रकाश की किरणें पानी या कांच जैसे अन्य पारदर्शक माध्यम में गति करें, तो अन्य पारदर्शक माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी 1/रूट म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन आर तो उस माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता और म्यू आर उस माध्यम की अपेक्षित चुंबकीयशीलता, तो अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी हो जाएगी 1/रूट म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को तो ऊपर भेज देते हैं, इसको ऊपर भेजेंगे तो नीचे क्या बचेगा रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर बचेगा। बताओ 1/रूट 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को तो क्या बोल सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सी नॉट और पर नीचे क्या बचेगा रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। बस हम पक्का बोल सकते हैं कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी सी नॉट और वही प्रकाश की किरण किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में गति करे तो प्रकाश की चाल घट जाएगी और अब प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी सी नॉट अपन रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर इतनी हो जाएगी। और ध्यान रखना कि सी नॉट में जिस वेक्टर का भाग लगता है उसको क्या बोलते हैं अपवर्तनांक।
ये तो सी नॉट में जिस फैक्टर का भाग लगता है उसको अपवर्तनांक n बोलते हैं। तो सी नॉट में रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर इस फैक्टर का भाग लगा है ना, तो इस वाले फैक्टर को अपवर्तनांक या n बोलते हैं, ठीक है। तो बस है ना, इस पूरी चीज को शॉर्ट फॉर्म में अपवर्तनांक n बोल सकते हैं। बस हम पक्का बोल सकते हैं कि हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है सी नॉट, और वही प्रकाश की किरण किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में गति करे तो प्रकाश का वेग घट जाएगा, और अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा, सी नॉट अपन एन, जहां एन उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है ना, और एन का ऑपरेशन करें तो उसके अंदर क्या छुपा होता है, म्यू आर एप्सिलॉन आर, है ना। और ये भी तुमको पता होगा कि ये पता होगा कि एन उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है, और अपवर्तनांक केवल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अपवर्तनांक जो होता है वो उस वस्तु के आकार, ज्योमेट्री उस पे निर्भर नहीं करता, है ना। जो अपवर्तनांक होता है वो केवल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। या बहुत डिटेल में देखें तो अपवर्तनांक के अंदर क्या छुपा होता है, रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो बता, अपवर्तनांक एप्सिलॉन आर पे निर्भर कर रहा है मतलब माध्यम की विद्युत प्रकृति, और म्यू आर पे निर्भर कर रहा है मतलब माध्यम की चुंबकीय प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना कि सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक माध्यम पे निर्भर करता है, और गहराई में जाकर के बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक एक्चुअली माध्यम की विद्युत चुंबक की प्रकृति पे निर्भर करता है, मतलब म्यू आर और एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करता है ना। तो अपवर्तनांक उस माध्यम के आकार, साइज पे नहीं, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और वही हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ, प्रकाश की किरण अगर हवा या निर्वात में गति कर रही हो तब तो वहां प्रकाश का वेग सी नॉट होगा, मतलब सी नॉट अपन 1 होगा। इसलिए हवा या निर्वात के लिए तो अपवर्तनांक 1 होगा। लेकिन बाकी जो पारदर्शक माध्यम है जैसे पानी, कांच, इन सब के लिए अपवर्तनांक 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि तुमने सुना होगा कि पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है ना। ऐसे ही कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 के आसपास होता है। इस तरह से अलग-अलग माध्यम का अपवर्तनांक दिया होता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा हो जाता है ना। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना, ये जो अपवर्तनांक है, ये एक और चीज ध्यान रखना कि अ, जैसे कोई भी दो माध्यम है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक रिलेटिवली कम होता है उसको विरल माध्यम बोलते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक रिलेटिवली ज्यादा होता है उसको सघन माध्यम बोलते हैं, ठीक है। ये तो ध्यान रखना कि माध्यम का सघन या विरल होना अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, कोई इसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा मत समझना कि जिस वस्तु का द्रव्यमान घनत्व ज्यादा होगा वो सघन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि माध्यम का सघन या विरल होना द्रव्यमान घनत्व पर नहीं, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। बस जिस माध्यम का अपवर्तनांक रिलेटिवली कम होगा उसको विरल माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक रिलेटिवली ज्यादा होगा उसको सघन माध्यम। तो ये सारी चीजें हम, है ना। इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे कि एनसीईआरटी में दे रखा है पानी और टारपीन। ये तो ध्यान रखना कि पानी और टारपीन का अगर कंपैरिजन करें ना तो ध्यान रखना कि टारपीन और पानी में जो पानी होता है उसका द्रव्यमान घनत्व ज्यादा हो, पानी और टारपीन में पानी का द्रव्यमान घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन अपवर्तनांक टारपीन की तुलना में कम होता है ना। और जो टारपीन है, ये टारपीन का जो तेल होता है उसका द्रव्यमान घनत्व तो कम होता है लेकिन अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान घनत्व ज्यादा हो तो अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। एनीवे, तो ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ ली ना। तो देखो आगे मूर्खों टाइप से इतना सारा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, बस हमने मेनली एक ही चीज पढ़ी कि हवा या निर्वात में प्रकाश सॉरी, हवा या निर्वात में तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है सी नॉट, लेकिन वही प्रकाश की किरण पानी, कांच जैसे किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए तो अन्य पारदर्शक माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाएगी, और सी नॉट अपन एन हो जाएगी, जहाँ एन उसको नहीं, जो एन है वो माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो मैंने प्रॉपरली लिख भी दिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि प्रकाश की किरण वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो बाकी तरंग के टाइप से प्रकाश तरंग का भी चाल भी होगी, आवृत्ति भी होगी और तरंग दैर्ध्य भी होगा। तो एक तो चीज पढ़ ली कि प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य माध्यम में जाए तो उसकी चाल तो घट जाती है, 1/n गुना हो जाती है। अब देखते हैं कि प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए तो उसकी आवृत्ति किस टाइप, इसकी आवृत्ति का क्या होगा वो देखना है। ये तो देखो, ये चीज तुमने तरंगों में पढ़ी होगी,
है ना? ये चीज़ तुमने तरंगों में पढ़ी होगी कि बताओ आवृत्ति जो होती है वो केवल स्रोत पे निर्भर करती है, उसका माध्यम से कोई लेना-देना नहीं है। तो बस स्रोत ने जो आवृत्ति दी लास्ट तक आवृत्ति उतनी चलती है। मतलब प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए, फिर भी इसकी आवृत्ति तो परिवर्तित नहीं होती है। आवृत्ति तो इसकी बिल्कुल समान रहती है ना? या इसको अनपढ़ों के शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं। ये तो पढ़े लिखों का क्या अनपढ़ों के शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि जो आवृत्ति होती है वो एक्चुअली प्रकाश के कलर पे निर्भर करती है ना? तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो प्रकाश के कलर पे निर्भर करती है। तो तुम बताओ कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाए तो प्रकाश का कलर चेंज नहीं होगा। बताओ कोई किरण हवा से पानी में जाए तो रेड कलर की किरण क्या ग्रीन हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो हमको पता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो उसका कलर परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए उसकी आवृत्ति भी परिवर्तित नहीं होगी। मैंने अनपढ़ों के शब्दों में भी बोल दिया। तो देखो ये अच्छे ध्यान रखना, मैंने चीज़ तरंगों में पढ़ी होगी लेकिन मैंने बिल्कुल चमका कर लिखवा भी दी है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि तरंग का जो वेग हर तरंग के लिए होता है। ये तो ध्यान रखना कि प्रकाश तरंग की जो चाल होती है, वो तो केवल माध्यम पर निर्भर करती है, उसका स्रोत से कोई लेना-देना नहीं है। तो कंपैरेटिवली याद रखना है कि प्रकाश तरंग की जो चाल होती है वो तो केवल माध्यम पे निर्भर करती है, उसका स्रोत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो केवल स्रोत पर निर्भर करती है, उसका माध्यम से कोई लेना देना नहीं है। बस स्रोत ने जो आवृत्ति दी लास्ट तक वही चलेगी। ये मतलब हवा या निर्वात में प्रकाश की आवृत्ति एफ हो तो वही किरण अगर पानी में जाएगी तब भी इसकी आवृत्ति एफ ही रहेगी, वही किरण कांच में जाएगी तब भी आवृत्ति एफ ही रहेगी। तो याद रखना कि प्रकाश की किरण के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाए, परावर्तित हो जाए, बीच में ऊर्जा में लॉस हो जाए, लेकिन आवृत्ति उतनी की उतनी रहेगी क्योंकि आवृत्ति माध्यम पर नहीं केवल स्रोत पे निर्भर करती है ना? तो बस प्रकाश की किरण हवा से अन्य माध्यम में जाए तो भी इसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी, है ना? अब चलो अब तीसरा तरंग दैर्ध्य के बारे में देखते हैं। ये तो हमको अच्छे ही पता है कि प्रकाश की किरण वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। बस बाकी तरंगों के टाइप से प्रकाश तरंग की भी आवृत्ति, चाल और तरंग दैर्ध्य में क्या रिलेशन होगा? v इक्वल टू एफ लैम्ब्डा। v की जगह मैं c लिख देता हूँ, c इक्वल टू एफ लैम्ब्डा। तो ध्यान रखना कि बाकी तरंगों के टाइप से प्रकाश तरंग की भी आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्ध्य में क्या रिलेशन होगा? c इक्वल टू एफ लैम्ब्डा। तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो लैम्ब्डा इक्वल टू कितना हो गया? c बाय एफ। क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है ना? तो ये तीनों में रिलेशन c इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू c बाय एफ हो गया। ठीक है? अब हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, फिर भी इसकी आवृत्ति तो परिवर्तित नहीं रहेगी, है ना? एक से दूसरे माध्यम में जाए, फिर भी इसकी आवृत्ति तो परिवर्तित नहीं होगी, मतलब आवृत्ति तो समान होगी। आवृत्ति समान होगी तो जो तरंग दैर्ध्य है वो प्रकाश की चाल के समानुपाती होगा। बस अब तो मुँह जुबानी बताओ कि प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए तो प्रकाश की चाल घट करके 1 बाय n गुना रह जाएगी, तो समानुपाती रूप से तरंग दैर्ध्य भी 1 बाय n गुना हो जाएगा। है तो ये बोल सकते हैं कि प्रकाश की तरंग की वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में रिलेशन क्या होता है? c इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू c बाय एफ। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाए तो आवृत्ति तो बिल्कुल चेंज नहीं होती, समान रहती है। आवृत्ति समान रहेगी मतलब तरंग दैर्ध्य जो होगा वो प्रकाश की चाल c के समानुपाती होगा। बस बताओ प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए तो प्रकाश की चाल 1 बाय n गुना हो जाती है, तो समानुपाती रूप से तरंग दैर्ध्य भी 1 बाय n गुना हो जाएगा। मतलब हवा या निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अगर लैम्डा नॉट हो तो वही प्रकाश की किरण पानी से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाएगी तो इसका तरंग दैर्ध्य 1 बाय n गुना हो जाएगा, मतलब लैम्डा नॉट बाय n हो जाएगा, है ना? तो बस ये जो मैंने बोला उसको प्रॉपर शब्दों में लिख भी दिया है। ये देखो अभी तो इसको मैंने डिटेल में बताया ना, ध्यान रखना कि अभी तो मूर्खों टाइप से पूरा डिटेल में बताया, लेकिन आगे इतना आगे इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। आगे इसका रिजल्ट याद रखना डायरेक्ट, है तो अच्छे ध्यान रखना कि प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए, है ना? याद रखना कि प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए तो प्रकाश की चाल तो घट जाएगी, हवा में c नॉट, लेकिन अन्य पारदर्शक माध्यम में c नॉट बाय n होगी, है ना?
उसके बाद आवृत्ति तो हमको पता है कि प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए, फिर भी प्रकाश की आवृत्ति तो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्योंकि आवृत्ति स्रोत पे निर्भर करती है, माध्यम से कोई लेना-देना नहीं है ना? तो बस प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए तो इसकी आवृत्ति समान रहती है। फिर तरंग दैर्ध्य का देखना है। ये तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए, ठीक है? हाँ, ये तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरण हवा से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए, तो आवृत्ति तो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, लेकिन प्रकाश का वेग 1/n गुना हो जाएगा, तो समानुपाती रूप से तरंग दैर्ध्य भी 1/n गुना हो जाएगा। मतलब हवा या निर्वात में तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट हो, तो किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट बाय n हो जाएगा, है ना? तो ये सारा मैंने इस पेज पे लिख दिया है, तो वीडियो पॉज़ करके इसको नोट कर लेना, ठीक है ना? आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य वाला कांसेप्ट भी यहाँ लिख दिया है ना? तो ये तरंगों में तुमने पढ़ा होगा, ये और हमने यहाँ भी पढ़ लिया, तो बस हम अब कन्फर्म बोल सकते हैं, है ना? हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि किसी भी तरंग, प्रकाश तरंग या कोई भी तरंग, हम बोल सकते हैं कि तरंग की जो चाल है वो केवल माध्यम पे निर्भर करती है, उसका स्रोत से कोई लेना-देना नहीं है। उसके बाद तरंग की जो आवृत्ति होती है वो केवल स्रोत पर निर्भर करती है, उसका माध्यम से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? लेकिन बेचारा जो तरंग दैर्ध्य है वो तो c बाय f होता है ना? हमको पता है कि जो तरंग दैर्ध्य होता है वो तो v बाय f होता है। तरंग दैर्ध्य v पर भी निर्भर कर रहा है, मतलब माध्यम पर भी निर्भर करेगा, और तरंग दैर्ध्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, मतलब स्रोत पर भी निर्भर करेगा। ये ध्यान रखना, है ना? तो मैंने लिख दिया है, ये ध्यान रखना कि तरंग की जो चाल होती है वो केवल माध्यम पे निर्भर करती है, उसका स्रोत से कोई लेना-देना नहीं है। उसके बाद तरंग की जो आवृत्ति होती है वो केवल स्रोत पे निर्भर करती है, उसका माध्यम से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जो तरंग दैर्ध्य होता है वो v बाय f होता है। बस जो तरंग दैर्ध्य है वो बेचारा 2 ब्रेड के बीच फँसा हुआ सैंडविच है। तरंग दैर्ध्य जो होता है वो v पे निर्भर करता है, मतलब माध्यम पे भी निर्भर करता है, और f पे निर्भर करता है, मतलब स्रोत पे भी निर्भर करता है, दोनों पे निर्भर करेगा। देखो बच्चों, अभी हमने जो कांसेप्ट पढ़े थे उसी पे बेस्ड एक ऑर्डिनरी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने अपवर्तन में जितने भी कांसेप्ट पढ़े थे, सबका यूज़ होगा, है ना? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने यहाँ लिख दी है, वीडियो पॉज़ करके नोट कर लेना। मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना? देखो, इस बार हमको दे रखा है कि ऑरेंज कलर के प्रकाश की कोई किरण है, बता इसको प्रकाश की किरण बोलें या विद्युत चुम्बकीय तरंग बोलें, बात तो वही होती है ना? कोई ऑरेंज कलर की प्रकाश की कोई किरण है और हवा या निर्वात में इसका वेग 3 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकंड होता है, पता है, लेकिन ये हमको लड्डू के टाइप से दे भी रखा है ना? तो हवा या निर्वात में इसका वेग तो 3 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकंड है, और इस ऑरेंज कलर की किरण का हवा या निर्वात में तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर दे रखा है, तो इसका हवा या निर्वात में उसकी आवृत्ति कितनी होगी वो देखना है। और फिर सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है कि प्रकाश की एक किरण या विद्युत चुम्बकीय तरंग अब किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में गति कर रही है, और उस अन्य पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक तो नहीं दे रखा है उसकी जगह डराने के लिए उस अन्य माध्यम में इसकी अपेक्षित विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता दे रखी है। तो हमको दे रखा है कि उस अन्य माध्यम में, है ना, वही उस अन्य माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता मतलब εr3, और अपेक्षित चुंबकीयशीलता मतलब म्यू आर हमको 4/3 दे रखा है। तो अब हमको पूछा है कि उस अन्य पारदर्शक माध्यम में भी प्रकाश का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं ना। तो हमको दे रखा है कि ऑरेंज कलर की किरण है, हवा या निर्वात में इसका वेग और तरंग दैर्ध्य दे रखा है। तो सबसे पहले हवा या निर्वात में इस ऑरेंज कलर का जो प्रकाश है उसका आवृत्ति कितनी होगी वो देखना है। बस हमको अच्छे पता है ना? हमको अच्छे पता है कि प्रकाश की किरण वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। मैंने बताया था कि बाकी तरंगों के सिमिलर प्रकाश तरंग की भी आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग में क्या रिलेशन होता है? v इक्वल टू एफ लैम्ब्डा की जगह c इक्वल टू एफ लैम्ब्डा, है ना? बताओ, हवा के लिए देखना है ना, तो हमको पता है कि हवा में प्रकाश का जो वेग होता है उसको c नॉट बोलते हैं, हवा में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है उसको लैम्ब्डा नॉट।
और आवृत्ति को चलो एफ नॉट बोल देते हैं। तो हवा में भी इसके वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में रिलेशन सी नॉट इक्वल टू एफ नॉट लैम्डा नॉट। तो हमको आवृत्ति निकालनी है, तो लैम्डा नॉट को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो लैम्डा नॉट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एफ नॉट इक्वल टू सी नॉट बाय लैम्डा नॉट मान रखते हैं। तो सी नॉट तो हवा में प्रकाश का वेग वो कितना होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपन लैम्डा नॉट हवा में इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तो हमको 600 नैनोमीटर में तो 10 की पावर -9 दे रखा है। आगे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो 3 into 10 to power 8 अपन नीचे 6 इंटू इसका गुणा करेंगे तो 10 की पावर -7 3/6 तो कितना हो गया 0.5 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू पावर 8 प्लस 7 10 टू द पावर 15 आ गया। एक 10 को उधर उधार दे देंगे तो ये 5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज है ना, इतना अपने पास आ जाएगा। ये तो बस इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो हवा या निर्वात में है ना, ऑरेंज कलर की जो किरण थी उसका हवा या निर्वात में इसकी आवृत्ति कितनी आ जाएगी 5 इंटू 10 टू पावर 40 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, ये मिटा देता हूँ है ना। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया कि हवा या निर्वात में इस किरण का तरंग दैर्ध्य इतना है, तरंग की चाल इतनी है तो इसकी आवृत्ति होगी सी नॉट बाय लैम्डा नॉट। तो 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज ये इसकी हवा में आवृत्ति आ गई है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो है ना, तो सेकंड पार्ट पे हमको दे रखा है कि यही ऑरेंज कलर की प्रकाश की जो किरण थी वो पानी या कांच जैसे किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में गति कर रही है और उस अन्य पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक नहीं दे रखा। उसकी जगह डराने के लिए उसका अपेक्षित विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता म्यू आर और एप्सिलॉन आर दे रखी है। तो हमको अच्छे पता है कि म्यू आर और एप्सिलॉन आर दे रखा हो तो उससे अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो मैंने चमका कर तुमको बताया था कि अपवर्तनांक का ऑपरेशन करें तो उसके अंदर क्या छुपा होता है रूट म्यू और एप्सिलॉन आर। तो हमको पता है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर रूट म्यू और एप्सिलॉन आर होता है। रूट म्यू आर तो कितना है 4/3 इंटू एप्सिलॉन आर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो √4 मतलब 2। तो हमको पता चल गया कि जो अन्य माध्यम है उसका अपवर्तनांक रूट म्यू और एप्सिलॉन आर। तो सॉल्व करेंगे तो उस अन्य माध्यम का अपवर्तनांक 2 हो गया। तो अपवर्तनांक कितना हो गया, तो इस अन्य माध्यम में अब प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य देखना है। चलो पहले उस अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल देखती है। तो ये तो मैंने चमका कर बताया था कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है सी नॉट, लेकिन कोई अन्य पारदर्शक माध्यम हो तो वहां प्रकाश की चाल घट जाती है और कितनी हो जाती है सी नॉट बाय एन। तो सी नॉट तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपन एन इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक 2। तो भाग लगाएंगे तो उस अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये आ गया। उसके बाद पूछा है कि उस अन्य माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति कितनी हो जाएगी वो देखना है। तो मैंने तुमको है ना, सॉरी, मैंने तुमको बिल्कुल चमका कर बताया था कि बताया जो आवृत्ति होती है ना, चमका कर बताया था कि जो आवृत्ति होती है वो तो केवल स्रोत पर निर्भर करती है। बताया था कि प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो तो केवल स्रोत पर निर्भर करती है, उसका माध्यम से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने चमका कर बताया था है ना, चमका कर बताया था कि प्रकाश की किरण के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब प्रकाश की किरण चाहे अपवर्तित हो, परावर्तित हो, बीच में ऊर्जा में लॉस भी हो जाए, फिर भी आवृत्ति तो वही की वही रहेगी क्योंकि वो केवल स्रोत पर निर्भर करती है। तो बस है ना, कि प्रकाश की किरण भले ही हवा से अन्य माध्यम में गति करे फिर भी उसकी आवृत्ति तो उतनी की उतनी रहेगी। तो हवा में इसकी आवृत्ति 5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज थी, तो इस माध्यम में भी उसकी आवृत्ति बिंदास वही का वही रहेगी। कि अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि आवृत्ति जो होती है वो प्रकाश के कलर पर निर्भर करती है। तो ऑरेंज कलर की किरण अगर किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाएगी तब भी ऑरेंज ही रहेगी, कलर समान रहेगा तो इसकी आवृत्ति बिल्कुल समान रहेगी। हवा में इतनी है तो इस अन्य माध्यम में भी बिंदास उतनी रहेगी। अब तीसरा तरंग दैर्ध्य देखना है। तो ये मैंने क्लास में है ना, तो ये क्लास में चमका कर बताया था कि प्रकाश के वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य में क्या रिलेशन होता है।
सिंपली सी इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो आवृत्ति समान रहती है, तो आवृत्ति समान रहती है मतलब इस बार लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वी होगा, तो बस, है ना? बताओ, हवा से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए तो इसका वेग 1/n गुना हो जाता है, तो समानुपाती रूप से तरंग दैर्घ्य भी 1/n गुना हो जाएगा। तो बताओ, हवा निर्वात में इसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट था, तो इस अन्य पारदर्शक माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट बाय n हो जाएगा। लैम्डा नॉट तो कितना है? 600 नैनोमीटर। तो इस अन्य माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट अपन n2 कितना हो गया? 300 नैनोमीटर ये हो गया। ये सब कर लिया। अब कई बार मूर्खों के टाइप से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ना? कई बार हमको पूछा जाता है कि ये प्रकाश की किरण इस अन्य पारदर्शक माध्यम में गति कर रही है, इसका वेग इतना है ना? तो अब हमको पूछा जाता है कि इस माध्यम के अंदर मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण 30 किलोमीटर जितना गति कर रही है ना? माध्यम की चौड़ाई, मोटाई 30 किलोमीटर है। तो इस माध्यम के अंदर प्रकाश की किरण 30 किलोमीटर जितना गति कर रही है। 30 किलोमीटर जितना गति करने में प्रकाश की किरण को पार करने में समय कितना लगेगा वो देखना है। तो हमको पता है कि उस अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी भी हो, लेकिन प्रकाश की चाल उस अन्य माध्यम में उतनी की उतनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। प्रकाश नियत चाल से गति करेगी, तो इस माध्यम को पार करने में समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस माध्यम में दूरी कितनी तय कर रही है? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर को 10 टू पावर 3 मीटर। अपन प्रकाश की चाल कितनी है? भले निर्वात में 5 इंटू 10 टू पावर 8 हो, लेकिन उस अन्य माध्यम में कितनी है? 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 है। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड, है ना? या इसको तुम 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड भी बोल सकते हो। तो 0.2 और 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड को मिली सेकेंड, तो इस माध्यम को पार करने में समय इतना लगेगा। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन हो तुम इजीली कर सकते हो। हाँ बच्चों, इसका एक लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है प्रकाश की किरण है जो हवा से पानी में जा रही है। तो बस हमको पूछा है कि प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाए या पानी जैसे किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाए, तो प्रकाश की किरण या विद्युत चुंबकीय तरंग की कौन सी राशि बिल्कुल परिवर्तित नहीं रहेगी, मतलब पूरी तरह से सेम रहेगी, वो देखना है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में प्रकाश की चाल, बी ऑप्शन में प्रकाश की आवृत्ति, सी ऑप्शन में प्रकाश तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग के दोलन का आवर्तकाल, डी ऑप्शन में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और ई ऑप्शन में प्रकाश की तीव्रता। हमको पता है कि जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की ऊर्जा से रिलेटेड होती है, तो बस कौन सी क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी वो देखना है ना? सोच के बताओ। चलो, मेरे ख्याल से तुमने सोच लिया होगा। तो इसमें आंसर ये है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए ना, कौन सी राशि बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगी वो देखना है। तो उसके लिए चलो सारे ऑप्शन चेक करते हैं। पहले चाल, तो हमको पता है कि चाल तो परिवर्तित होती है ना? हवाएं निर्वात में इसकी चाल सी नॉट हो, तो अन्य पारदर्शक माध्यम में चाल सी नॉट बाय एन हो जाती है, तो चाल तो परिवर्तित होगी, है ना? सेम नहीं रहेगी, है ना? फिर तरंग दैर्घ्य, तो हमको पता है। चलो फिर आवृत्ति देखते हैं। तो हमको पता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, फिर भी उसका कलर चेंज नहीं होता है, मतलब आवृत्ति चेंज नहीं होती, आवृत्ति समान ही रहेगी। अब बताओ, आवृत्ति समान रहेगी, तो उसका बाह्य आवर्तकाल भी समान रहेगा, है ना? तुमने सुना होगा कि आवृत्ति और आवर्तकाल भाई-बहन ही होते हैं, एक-दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और आवर्तकाल जो होता है, आवृत्ति का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। बस प्रकाश की किरण एक से दूसरे माध्यम में जाए, तो आवृत्ति सेम रहेगी, तो आवर्तकाल भी बिल्कुल सेम रहेगा। फिर तरंग दैर्घ्य, तो हमको पता है कि तो आवृत्ति तो सेम रहती है, लेकिन प्रकाश की किरण एक से दूसरे माध्यम में जाए, तो तरंग का वेग 1/n गुना हो जाता है, तो समानुपाती रूप से तरंग दैर्घ्य भी 1/n गुना हो जाएगा। हवा में लैम्डा नॉट हो, तो अन्य माध्यम में लैम्डा नॉट बाय n, तो तरंग दैर्घ्य समान नहीं रहेगा। अब सबसे खतरनाक चीज़ है ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन में दे रखा है कि किरण हवा से पानी में जाए, तो किरण की तीव्रता या ऊर्जा एग्ज़ैक्टली समान रहेगी या नहीं रहेगी वो देखना है ना? तो देखो, अधिकतर बच्चे ये करते हैं,
ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि प्रकाश की किरण हवा से पानी की ओर जा रही है। बस पानी पूर्ण पारदर्श है ना? पानी पूर्ण पारदर्शक होता है, तो सारी की सारी किरणें इसके आर-पार निकल जाएँगी, मतलब आपतित ऊर्जा जितनी है ना? सारी की सारी ऊर्जा आर-पार निकल जाएगी, मतलब आपतित ऊर्जा जितनी है, पारगमित ऊर्जा भी उतनी होगी। तो आपतित और पारगमित किरण की ऊर्जा समान होगी तो तीव्रता समान होगी, ये बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ पूरी तरह से सही नहीं है। तो देखो, इसी के लिए ना ध्यान हटा, इसी के लिए ऑप्टिक की पहली क्लास में मैंने चमका कर बताया था कि प्रकृति का नियम है कि पारगमन या अपवर्तन कभी भी 100% नहीं हो सकता। ठीक, तुम बताओ कि किरण हवा से पानी में जा रही है ना, तो ध्यान रखना कि पानी भले ही पूर्ण पारदर्शक हो, है ना? पानी भले ही पूर्ण पारदर्शक हो, लेकिन प्रकृति का नियम है कि पारगमन कभी भी 100% नहीं हो सकता, है ना? तो हो सकता है कि 99% किरणें पारगमित हो गई हों, लेकिन एक आधी परसेंट किरणें परावर्तित ज़रूर होंगी। तो आपतित की तुलना में पारगमित की ऊर्जा थोड़ी-सी कम हो जाएगी, तो तीव्रता भी थोड़ी-सी कम हो जाएगी। तीव्रता भी थोड़ी-सी कम हो जाएगी, तो ये तीव्रता एग्ज़ैक्टली समान नहीं रहेगी, तो आंसर केवल बी और सी रहेगा।